भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की हम शुरुआत करते हैं। अब हमारी खाद्य शैली में बदलाव आ रहा है। अब हम पौधों पर आधारित जितने भी उत्पाद हैं उनकी ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और हमारे देश के जो युवा हैं वो स्टार्टअप्स के जरिए इस क्षेत्र में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। भारत में पहली बार प्लांट बेस्ड फूड समिट का उद्घाटन किया गया। ये समिट भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और एपीडा की मदद से किया गया। कार्यक्रम का सीधा सा उद्देश्य रहा कि भारतीय खाद्य पदार्थ, भारतीय शैली से तैयार खाना जो पौधा आधारित हो, उसे एक मंच देकर आगे ले जाना है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दीप प्रज्वलित करके की। ये समिट कई मायनों में अनूठी पहल है, जिसमें उन युवाओं को बढ़ावा मिलेगा जो स्टार्टअप के जरिए फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा है और हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए समिट में युवा स्टार्टअप के सहयोग के लिए खाद्य वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया। भारतीय स्वाद को सेहतमंद बनाकर ग्लोबल मंच देने का अभिनव प्रयास किया गया। इस समिट के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने अपने विचार रखे और भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराया। परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन में भारत अगुवाई करने की स्थिति में। उसके कारण है कि हमारा स्वभाव, हमारी आदत, हमारा संस्कार, हमारी जीवन शैली में जिन पैमानों को कहा गया है उनको हम माने या ना माने, लेकिन हमारी मान्यताएं उनके साथ टिकी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि हम चीज़ों को जब देखते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि हम दुनिया में जिन चीज़ों को पहुंचा सकते हैं वो आसानी के साथ में अगर कहीं से उद्योग के रूप में या सप्लाई चेन के रूप में कहीं मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत हो सकता है, जो तेजी के साथ अगुवाई कर मांग और पूर्ति के इस अंतर को पाट सकता है। आज यहाँ पर बैठे हुए लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं कि हम क्या खाते हैं या हम क्या बनाते हैं, हमको उससे तेजी के साथ अगले कदम के बारे में सोचना होगा कि एक इंडस्ट्री के रूप में हम क्या मांग और पूर्ति के इस अंतर को भर सकते हैं। और जब मांग और पूर्ति के अंतर को भरने की बात होगी तो सिर्फ देश में नहीं होगी, फिर निर्यात होगा। जब निर्यात होगा तो उसके पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स में मदद करने वाला कौन होगा, तो फिर एपीडा और एफएसएसएआई दो ऐसे महत्वपूर्ण वो हिस्से हैं जिनको तय करना होगा। मैं पूछ रहा था क्या हम अब तेजी के साथ में कुछ पैरामीटर्स को बनाने के बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन ज़रूरी है। हम कंप्लायंस को कम करके इस इंडस्ट्री को किस तेजी के साथ में ग्रो कर सकते हैं, हम इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में क्या सोच सकते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है कि हमारा भारतीय खान पान पसंद नहीं किया जाता, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है भारतीय खान पान। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है भारतीय जो दुनिया में नाम रखती है फूड प्रोसेसिंग के मामले में। कारण छाट दिए गए। सरकार ने माना कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हम पीछे हैं और जो हमारे पास में साइंटिफिक पैरामीटर्स होने चाहिए उसकी कमी है। और इसलिए फूड लैब के बारे में बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। जो भी पैरामीटर्स होते हैं दुनिया के, वो पूरी दुनिया में एक से नहीं है। यूएस के अलग हैं, बाकी अरब कंट्रीज़ के अलग हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के अलग हैं। 3 मोटे तौर पर ये 3 पैरामीटर्स। लेकिन हमारे मन में पता नहीं क्या है कि हम सारे पैरामीटर्स उन्हीं के मानकर हम भारत को चलाना चाहते हैं। अगर उन पैरामीटर्स के साथ चलेगा तो भारत का स्वाद नहीं रहेगा, फिर भारत का खान पान पसंद नहीं किया जाएगा। हाँ, हम ईमानदारी से लेके इसमें इतना फैट है,
इसमें जैसे जिस बात के लिए आप बैठे हैं कि नहीं इसमें फैट तो है, लेकिन ये एनिमल फैट नहीं है, ये पौधों से लगी हुई चीज़ें। ये चीज़ें हमें लिखनी होंगी, ये तो सच है, लेकिन पैरामीटर्स के बारे में मेरा पहला उस विभाग का मंत्री होने के नाते मैं अपनी दोनों जिम्मेदार एजेंसी से कहूँगा, हमारे पास निप्टम जैसी संस्थाएं हैं जिसको अभी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, मैंने उनसे भी कहा है हमें रिसर्च किस नाते करना, हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पुराने लोग अपने ढंग से बनाते रहे हैं उनको कंटेंट को एक बार प्रमाणिकता के साथ लिखना। किसी को खाना है तो खाएगा, नहीं खाना तो नहीं खाएगा, लेकिन जो उसमें लिखा है वो 100% सही है। और इस बात के लिए PIL स्कीम प्रधानमंत्री जी ने इस साल से जारी की और 10,900 करोड़ रुपया 5 वर्ष में बड़े इंडस्ट्रीज को, मगर वो भारतीय कंपनी होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग की भारतीय कंपनी। हम तो अभी नए हैं, हमारा तो अभी चलना शुरू हुआ है, लेकिन जो पहले से काम करने वाले लोग हैं वो दुनिया में कोई भारतीय कंपनी अपना नाम रोशन कर सकती है क्या? और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला समय इस उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। और मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आज इस दिन भर के संवाद में, चर्चा में, इस कॉन्फ्रेंस में कुछ जीत निकल कर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो संस्थाएं यहाँ पर बैठी हैं उन्हीं को ये सारे काम करने हैं, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कंप्लायंस नहीं कम करोगे तो जो काम 15 दिन में हो सकता है उसको 15 महीने लग जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सामने सप्लाई चेन दिखती है और उसमें अगर कोई गैप्स हमको दिखते हैं, गैप्स चाहे वो पैरामीटर्स को लेकर हों, बाकी चीज़ों को लेकर हों, उनको चिन्हित करना और उनके समाधानों को खोजना, ये सबसे अहम बात मुझे लगती है। इस सम्मेलन में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों और 100 से अधिक उद्यमियों की उपस्थिति का लक्ष्य रखा गया, जो इस समिट में भाग लेकर अपने अनुभव और अपनी जानकारी साझा कर सके। ये सारी पहल कैसे भारत के खान पान की शैली को मुनाफा दिला सकती है, जानते हैं इस बारे में मंत्री जी के विचार। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में भारतीय खान पान पसंद किया जाता है, लेकिन एक शताब्दियों बाद भारतीय परंपराओं की दृष्टि से जो खान पान रहा है वो पौधा आधारित ही रहा है। हम अनेक परंपराएं उसमें देख सकते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये बात कही है और मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे आइकॉन ही हैं। तो दुनिया के देशों में जब वो प्रवास पर जाते हैं तो उनकी जो जीवन शैली और खान पान है वह एक बड़ा पैरामीटर है। वो ऊर्जा को भी बताता है कि वो कैसे बनी रह सकती है, वो अपने संकल्प शक्ति को भी बता सकता है और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उस सादगीपूर्ण जीवन से हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उससे प्रधानमंत्री से बेहतर उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते ये बात जरूर कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय कंपनी दुनिया में अपना नाम करे, इस बात के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। और उन्होंने 5 साल के लिए मेरे मंत्रालय को 10,900 करोड़ रुपया दिया है। हम इंडस्ट्री को पैसा देते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो भारतीय हो और भारतीय खान पान के क्षेत्र में काम करती हो। लेकिन जो आज का दिन है इसमें एपीडा के लोग हैं, FSSAI के लोग हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्हें वीगन पर भी पिछले साल एक गाइडलाइन बनाई है। हम दुनिया के पैरामीटर्स के आधार पर अपने स्वाद को स्थिर नहीं रख सकते। हमारी जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर दुनिया में मांग बढ़ रही है और हम उसकी तरफ आगे बढ़ें और हमें सम्मिलित तौर पर बढ़ना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कंप्लायंस जितने कम हो हम उससे बेहतर से बेहतर मार्केट में इस खाई को पूरा कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये एक बेहतरीन कोशिश है। जब ये लोग हमारे पास आए थे तब तो संख्या बहुत कम बता रहे थे, आज संख्या बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है उससे ज़्यादा के रजिस्ट्रेशंस हैं। हम बहुत जल्दी उनको ये कहेंगे कि किसी बड़े हाल में, ताकि कोई ये ना कहे कि साहब हमको नहीं बुलाया गया, हम तेज़ी के साथ इसमें काम करें। ये भारतीय परंपराओं की दृष्टि से भी उचित है और दुनिया को दिशा देने के लिए भी ठीक है। इस दौरान PBFIA के कार्यकारी निदेशक संजय सेठी ने भारत में संभावनाओं का जिक्र किया। उनकी माने तो हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से कई तरह की फसलें, फल और सब्जियां मौजूद हैं जिन्हें नए रूप में पेश करने की जरूरत है।
प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्री एसोसिएशन का लक्ष्य है कि इस विविधा को सही मार्गदर्शन देकर हम युवाओं को तो आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें, साथ ही लोगों तक सेहतमंद आहार भी पहुंचाएं। इस समिट में देश के अलग अलग हिस्सों से युवा अपने उत्पादों के साथ शामिल हुए, जिसमें उन्होंने अपने प्लांट बेस्ड उत्पादों की खूबियों से रूबरू कराया। तो ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। How do you really feel that you as a parliamentarian have made a difference to India's democracy? इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक बहुत ही मजबूत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पे आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब देश के हित का कोई मसला होता है तो साथ मिलकर सारे लोग काम करते हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि हमारे देश में अब हम खेती किसानी के क्षेत्र में पुरानी परंपरा की ओर लौट रहे हैं और इसमें मुख्य है प्राकृतिक खेती। बता दें आपको गुजरात के एक युवा हैं जो इस दिशा में बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। वो देश भर में गाय के गोबर से बनी खाद और कीटनाशकों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में। देश के ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती यानी गौ आधारित खेती का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उन्हें खाद कीटनाशक के साथ अतिरिक्त आय भी हो रही है। लेकिन खेती के साथ किसान के पास पशु भी हो, ये जरूरी नहीं। ऐसे में प्राकृतिक खेती के लिए कुछ संस्थाएं खाद और कीटनाशक मुहैया कराने का काम करती हैं। आज हम जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, या कहें कि इससे बढ़कर। गोपाल सुतारिया मूल रूप से भावनगर के वल्लभीपुर के रहने वाले हैं, जिनका पैतृक व्यवसाय हीरा से जुड़ा हुआ है। गोपाल जी ने भी परंपरा निभाते हुए 10 साल इस व्यवसाय में दिए और व्यवसाय को और बढ़ाया। परिवार से मिले संस्कारों ने उन्हें गौ सेवा की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने अहमदाबाद में बंशी गिर गौशाला शुरू की। इस समय वो गाय पालन के साथ देसी गायों की नस्लों का संरक्षण भी कर रहे हैं, जिसके तहत वो गौ आधारित कृषि, गौ आधारित गुरुकुल, गौ पंचगव्य को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा इनके यहाँ 18 गोत्र की गिर गायें मिल जाएंगी, जिनके गोबर व मूत्र से कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। वो बताते हैं कि उनके उत्पादों में से एक है गौ कृपा अमृतम, जिसमें कई तरह के बैक्टीरियो का कल्चर है, जो कृषि में जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हर तरह की मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। आइए गोपाल जी से समझते हैं उनके इस घोल का गणित। हमने ये गौ कृपा अमृतम बना रहे, उसके विषय में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे 5 प्रकल्प चल रहे, गौ आधारित कृषि, गौ आधारित गुरुकुल, गौ आधारित हमने गौमूत्र और उनकी पंचगव्य की प्रोडक्ट से फार्मेसी बनाई हुई जीएमपी लाइसेंस के साथ, तो 60 दवाइयाँ बनाते हैं। उसी प्रकार 18 गोत्र की गिर गाय है हमारे पास। भावनगर के राजा, मोरबी राजा, ऐसी 600 गौवंश है। तो किसी को बांधा नहीं जाता है, सभी के नाम है। दोहने के समय जिसको नाम बोलेंगे वो बाहर आती है। तो वहाँ पे गुजरात में आपको आमंत्रण देता हूँ, कभी भी आप आ सकते हैं। ऐसे ही हमने पंचगव्य और 21 औषधि में से एक प्रोडक्ट बनाई है, जिससे 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स बंद होता है और प्रोडक्शन मेंटेन रहता है या बढ़ा सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या है, उसका हमने गौ कृपा अमृतम नाम दिया हुआ है। और गौ कृपा अमृतम से क्या होता है, तो उसके अंदर 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया है। जैसे आप यूरिया डालते हैं तो इसके अंदर 24 बैक्टीरिया ऐसे है कि जो आपने खेत में गोबर डालना है, उसी गोबर को खा के डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देते हैं, और उतनी स्पीड में कि जितनी स्पीड में यूरिया। वैसे ही फॉस्फोरस के बैक्टीरिया इसके अंदर है। ये बॉटल है और ये बॉटल ही हम फ्री देते हैं, निःशुल्क देते हैं। देना भी फ्री है, सिखाना भी फ्री है। तो इसको सरल 4 चरणों में पूरी कृषि को हमने डाला हुआ है कि यही बैक्टीरिया पौधे के ऊपर स्प्रे किया, इसके अंदर से 10 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक, फंगस सब दूर भाग जाते हैं। तो पेस्टिसाइड आपका रिप्लेस हो जाता है विदिन 7 डेज के अंदर। तो देश का 7 लाख करोड़ का खर्चा है वो इसके द्वारा जीरो हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हमने 3.5 साल पहले लॉन्च किया और अभी 22 राज्यों में 425 शिविर किए हमने, 325 प्रत्यक्ष और बाकी के वेबिनार।
अभी 22 राज्यों में 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, कोई भी मिट्टी, सभी में परिणाम है, सभी के अंदर परिणाम है। और 7 लाख किसान अपना चुके इस प्रोडक्ट को। और सिंपल गौ आधारित कृषि, 1 गाय 1 एकड़ मिनिमम हमारा दर्शन है, 1 से 2 गाय। समझ लीजिए आपने मूंगफली, तुवेर, चना कुछ भी उगाया तो दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही, तो वो नहीं दूध देने वाला गाय भी पत्ता खा के गोबर देगा। गोबर ही मुख्य प्रोडक्ट है। उसी गोबर को के ऊपर ये बैक्टीरिया छिड़क के कंपोस्ट कर सकते हैं। यही बैक्टीरिया आपके घर पे बनेगा। एक बार लेने के बाद हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। ये 1 लीटर की बोतल आपने 200 लीटर पानी में डाली, 2 किलो अंदर गुड़ मिलाया, 2 लीटर छाछ मिलानी है, बटर मिल्क देसी गाय की, 1 हफ्ते में ही 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस पानी डालिए, वापिस गुड़ और छाछ और डालिए, वापिस 200। समझ लीजिए मैंने आपको दिया, आपने 200 बना के 1 लीटर कोई मित्र को दिया, उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया, 200 लीटर पानी में गुड़ छाछ मिलाया, उनका भी 200। तो एक बार देने के बाद आपके घर पे ही बनेगा हजारों साल। कलर बदलेगा, गुण नहीं बदलेगा, सुगंध बदलेगी, गुण नहीं बदलेगा। 1 हफ्ते के बाद उपयोग करिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए, खराब नहीं होता है। तो पैथोजेंस जो शत्रु जीवाणु सप्रेस फॉर्म में ही रहता है, तो आपके घर पे ही बनेगा, आपके द्वारा ही आपका मूवमेंट होगा। यही डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन दे देगा, फॉस्फोरस उपलब्ध करा देगा, पोटाश उपलब्ध करा देगा और सल्फर उपलब्ध करा देगा। माइक्रो न्यूट्रिशन जो गोबर के अंदर देसी गाय के 1200 कंपाउंड है, उसी को ये अवेलेबल फॉर्म में पौधे को खिलाएगा, रसोई घर का काम करता है। तो यही बैक्टीरिया नीचे बहाना है, यही बैक्टीरिया ऊपर स्प्रे करना है, और यही बैक्टीरिया आपके गोबर को कंपोस्ट कर देगा। तो ऑल इन वन इसके अंदर 100 से ज्यादा बैक्टीरिया जीनस है। ऐसे ही ग्रोथ प्रमोटिंग भी अंदर है। मिट्टी 1 ही साल में पूरी आपके हाथ में आ जाएगी, और 10 दिन के अंदर ही देसी केचुआ पैदा होना शुरू हो जाता है इसी के द्वारा, और मधुमक्खियां बढ़ जाती है, तो पोलिनेशन का काम अच्छा होता है। तो सारी प्रकृति एक्टिव हो जाती है। तो पूरा डिटेल समझना है तो गोपाल भाई सुतरिया यूट्यूब पे डालेंगे, या गौ कृपा अमृतम आधारित पूरी कृषि डालेंगे, तो अपने आप आ जाएगा, और उसके अंदर पूरा डिटेलिंग में आप कर सकते हैं। और इसको सभी राज्य में, इवन 2000 TDS में आम के पेड़ नहीं होते, 3500 TDS में आम के पेड़ इसके द्वारा हो चुके हैं। तो सभी क्रॉप के अंदर मिलते हैं परिणाम, और 1 ही साल में मिट्टी ऐसी बन जाती है कि बारिश की बूंद बूंद नीचे उतर जाती है, तो पोरस हो जाती है। तो जल स्तर का जो समाधान है पूरे विश्व का, वो गौ माता ने इसके द्वारा दिया हुआ है। तो देशी गौवंश आधारित दूध को हमने बाई प्रोडक्ट बनाया है, गोबर को हमने मुख्य प्रोडक्ट बनाया है। उसी प्रकार पे हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं, और इसका देना भी फ्री है, निःशुल्क देते हैं, निःशुल्क सिखाते हैं। किसी को भी सिखाना है, अहमदाबाद में हमारी गौशाला है, बंसी गिर गौशाला, वहीं पे उसका प्रशिक्षण फ्री होता है, और हम बाहर अलग अलग जगह पे शिविर भी करते हैं। गोपाल जी का ये कदम वाकई उन किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, जो रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानते हैं। HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। तो ये था हमारा सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। तुमने मुझे मेरी वफा का इनाम दिया। दूरदर्शन नेशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे आप देखते हैं धारावाहिक पोरस। कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल न कीजिए फिक्र, देखिए पोरस के पूरे हफ्ते के एपिसोड्स बैक टू बैक। ठीक से समझना होगा मुझे। हर शनिवार शाम 8:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, हमारा गुजरा हुआ समय भी यही था और आगे आने वाला समय भी यही है। जी हाँ, अब हम अपनी अच्छी सेहत के लिए ऑर्गेनिक उत्पादों को अपना रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज के जो हमारे कामयाब उद्यमी हैं वो विदेश की अपनी नौकरी को छोड़कर आए हैं और हमारे देश में जैविक उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ दौड़ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है और अब वो ऐसा आहार चाह रहे हैं जो उन्हें सेहतमंद बनाने के साथ साथ भावी बीमारियों से भी दूर रख सके। मौजूदा समय की ये मांग युवाओं के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं, इसीलिए कई युवा छोटे बड़े स्टार्टअप्स के साथ आगे आ रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स को मंच मिला ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 में, जिसमें 10 से ज्यादा देशों की करीब 600 से अधिक कंपनियां शामिल हुई, जो अपने उत्पादों की बिक्री और प्रचार प्रसार में इजाफा करने का प्रयास करते नजर आए। ऐसे ही एक उद्यमी सनी वैश्य से हमारी भी मुलाकात हुई। सनी बताते हैं कि वो यूएस की नौकरी छोड़ अपने देश में ऑर्गेनिक उत्पाद को आगे ले जाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सनी ने क्यों इसे शुरू किया और उनका आगे का क्या लक्ष्य है, इस बारे में बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। ऑर्गेनिक मेले में हम यहाँ देख रहे हैं कि भारत के हर कोने से हर तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर आए हुए हैं। इसमें खासकर ज़्यादातर यहाँ युवा और महिलाओं को ज़्यादा इसमें प्रतिभागी देखा जा रहा है। इसी में एक हमारे साथ हैं मिस्टर सनी वैश्य जी। सनी वैश्य जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ये कॉरपोरेट जगत से यूएस में जॉब करके छोड़ करके यहाँ आए हैं ताकि ऑर्गेनिक में काम करके भारत सरकार की जो सोच है कि यहाँ के कंज्यूमर्स को अच्छी फूड और युवाओं को अच्छा काम मिले, उसी सिलसिले में मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आपने जो यहाँ आकर के ऑर्गेनिक ज्वाइन किया, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कस्टमर को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट कम है। लोग क्लेम तो करते कि हमारे पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं, हमारी प्रैक्टिसेस सबसे बेस्ट है, लेकिन वो कस्टमर को दिख नहीं पाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम पूरे प्रोडक्ट को मैप करते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी केमिस्ट्री हम एंड कंज्यूमर के सामने रखते हैं। फिर वो ट्रस्ट लेवल जो आज लेट से 10वें पायदान पे है, वो 50वें पायदान पे पहुंच जाता है। 100वें पायदान पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त और लगेगा। अच्छा, आपने जो कहा ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दे दें ताकि हमारे किसानों को, हमारे कंज्यूमर्स को इसके बारे में पता चल जाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे नई टेक्नोलॉजी है इस वक्त। इसका फ़ायदा ये है कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। इसको डेटा जैसे ही जाता है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। तो आज की टेक्नोलॉजी जैसे है कि वेबसाइट पे आपने कोई डेटा डाला, वो किसी भी वक्त आप चेंज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का मतलब डेटा एक बार गया तो हमेशा के लिए पक्का हो गया। इसी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट ब्लॉकचेन पे बहुत बहुत ज़्यादा है। मैंने ये कह सकते हैं कि उसमें पूरा भरोसा होता है कि जो उसमें डाला गया ये बीच में किसी ने हैक करके चेंज नहीं किया है, और जो भी गुणवत्ता है या जिसकी जो जानकारी है पूरी की पूरी उसके अंदर है। तो और इसमें आप लोग किस तरह की चीज़ों को डालते हैं, किस तरह का इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको मैंने बीच में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? हम किसान, उसका सॉइल सर्टिफिकेशन, उसकी प्रैक्टिसेस, उसका वीडियो, उसने कौन सा खाद मिलाया है, कौन सा कीटनाशक डाला है, नहीं डाला, ये इन्फॉर्मेशन, प्लस पैकेजिंग में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, उसमें कोई केमिकल ऐड तो नहीं किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बीच के सारे जो स्टेक होल्डर कम्युनिटी होती है उनका डेटा भी डालते हैं ताकि कस्टमर जो है वो पूरे भरोसे के साथ अपने प्रोडक्ट को खरीद सके, अपनी सेहत का ध्यान रख सके, क्योंकि ऑर्गेनिक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो सनी जी, ये कहना होगा कि जहाँ मैंने प्रोडक्ट की तैयारी से लेकर के, रॉ से लेकर के उसकी पैकेजिंग के तक की पूरी जानकारी भरोसेमंद के साथ उस चीज़ को पैक करके और उसकी पूरी जानकारी एक जगह डालने की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिंपल QR कोड की मदद से पूरा का पूरा डेटा मैप हो जाता है। हम इसे कहते हैं डिजिटल ट्विन ऑफ द प्रोडक्ट। ये डिजिटल ट्विन आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है विद अ स्कैन ऑफ सिंपल QR कोड।
जो कि सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ हम अपने कस्टमर को रिवॉर्ड्स भी देते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने का और उसको कंज्यूम करने के लिए। सनी उत्पादों की बेहतर जानकारी के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए वो ब्लॉकचेन सिस्टम को अपना रहे हैं। क्या है ये तकनीक और इसके तहत कौन कौन सी जानकारी मिल सकती है, उपभोक्ता कैसे इन जानकारियों को हासिल कर सकता है, साथ ही डिजिटल का मौजूदा समय में क्या महत्व है, सनी जी ने ये भी बताया। सनी जी इस काम में अकेले नहीं हैं। उनके साथ राजीव आने वाली हर मुश्किल का समाधान करते नजर आते हैं। राजीव पीएचडी की डिग्री लेने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी सेवाएं देते रहे हैं, लेकिन अब वो ऑर्गेनिक के लिए काम कर रहे हैं। मेरा एजुकेशन पीएचडी लेवल है। मैं यूके में कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने सारी दुनिया के बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स और बैंक्स के साथ काम किया है। मैंने पहले भी एक ब्लॉकचेन कंपनी इम्प्लीमेंट करी है जो बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। अब मैं इंडिया में ऑर्गेनिक लेजर के साथ काम कर रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक लेजर का डायरेक्टर हूँ और मैं यहाँ पे पूरा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट संभालता हूँ। ऑर्गेनिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी के लिए। ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शुरू से ही रहा है। ऑर्गेनिक कुछ नया नहीं है। इंडिया में बहुत पहले से ऑर्गेनिक ही फार्मिंग हुआ करती थी। आज की तारीख में बहुत प्रॉब्लम है फार्मर को जो कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा है। पहली बात तो ये है कि फार्मर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, खेत पे काम करता है, हमारे लिए हाई क्वालिटी फूड क्रिएट करता है, हमारी लाइफ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फार्मर का कहीं पे कभी भी नाम तक नहीं आता। हम जानते ही नहीं हैं कि जो खाना हम खा रहे हैं वो किस फार्म पे, किस फार्मर ने कितनी मेहनत के साथ में क्रिएट किया है। ऑर्गेनिक लेजर का एक उद्देश्य ये है कि वो फार्मर की प्रोफाइल को रेज करेगा, फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा जब लोगों को पता लगेगा कि फार्मर ने कितनी मेहनत के साथ प्रोड्यूस किया है। जब उनको पता लगेगा कि फार्म में प्रोडक्शन करने के लिए, स्पेशली ऑर्गेनिक में जहाँ पे ईल्ड भी कम होती है, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है, तो बहुत सारी वेस्टेज भी हो जाती है। उस सिनारियो के अंदर क्यों उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है और फार्मर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कीमत उसके प्रोड्यूस की दिलाने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक लेजर का ये एक अहम उद्देश्य है। तो ये थे हमारे आज के कामयाब उद्यमी। उम्मीद करते हैं इनसे मिलकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें आज के अंक में बस इतना ही। एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।